रासायनिक संयोग के नियम। भाई केमिस्ट्री में जुड़े हुए कुछ बेसिक से लॉ है, नियम है, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला है अपना कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या होता है? सुनो हम इसको देखो सिंपल, जो अपन अभी तक जैसे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते थे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मतलब ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था और वो फिजिक्स में अपन जो पढ़ते थे। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि फिजिक्स में रिलेवेंट होगा, साइंस में हर जगह रिलेवेंट होगा, है ना, केमिस्ट्री में भी होगा। पर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे केमिस्ट्री में किस तरीके से बोलेंगे अपन, तो यहाँ पे बहुत सारे भ्रांतियां होती है। भ्रांतियां मतलब क्या, कि ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होगी जहां पे आपको एक बार विचार आएगा कि भैया जितनी मात्रा मिलाई थी उतनी मात्रा एक्चुअल में रिएक्शन के बाद मिल नहीं रही, ऐसी भ्रांति आती है आपको, पर ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब कई केमिकल रिएक्शन आपने स्टार्ट करी है ना, जिसमें आपने दो या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट ले लिए, कितने भी रिएक्टेंट ले लिए जो अभिकारक होते हैं। केमिकल रिएक्शन होती है किस तरीके से, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि पहले कोई तत्व थे, है ना, तत्वों को मिलाया और उससे एक यौगिक बना। सपोज करो कि यहाँ पे A प्लस बी कोई एलिमेंट थे, कोई तत्व थे, ये मिलकर यहाँ पे इनकी केमिकल रिएक्शन हुई और यहाँ पे A प्लस बी बोल सकते हैं बन गया, यहाँ पे C मान लेते कोई, ठीक है, कोई यौगिक बन गया है ना, मतलब कंपाउंड बन चुका है। तो अभिक्रिया में जो पहले दो एलिमेंट होते हैं या जहां से अभिक्रिया स्टार्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक, जहां से क्रिया स्टार्ट हो रही है, तो ये होंगे आपके अभिकारक, या इसको क्रियाकारक भी बोलते हैं। यस सर, क्रियाकारक। ठीक है, और जो अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद। तो ये आपके होगा रिएक्टेंट और ये होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये जो नियम है आपको ये बताता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो जो आपके अभिकारकों का जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा, किसी प्रकार का कम या ज्यादा नहीं होने वाला है, समझे? तो यहाँ पे जो मास होगा वो दोनों का, या बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों के मास जो द्रव्यमान होगा वो दोनों के दोनों समान होंगे, उत्पाद का और अभिकारक का। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इस तरीके से बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी अभिकारक में भाग लेने वाले तत्व, अभिक्रिया के बाद में बनने वाला उत्पाद, उन दोनों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अर्थात अभिक्रिया में किसी भी प्रकार के द्रव्यमान की हानि नहीं होती है, ना ही लाभ होता है, मतलब ना ही वो क्षय होता है, ना ही वो उत्पन्न होता है, ना ही वो नष्ट होता है, ना ही वो उत्पन्न होगा किसी भी अभिक्रिया में। हम ऐसा नहीं होगा कि भैया कोई अभिकारक बना दिया और उससे उत्पाद बन गया तो द्रव्यमान बढ़ गया। मतलब सपोज करो कि आपने यहाँ पे 100 ग्राम लिया और यहाँ पे 150 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे अभिकारक 100 ग्राम लिया है ना, तो उत्पाद भी आपका 100 ग्राम ही बनने वाला है। ठीक है, समझे? यस सर। लिखना चाहोगे? जी लिखो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है या समतुल्य होता है। ठीक लिया?
मात्रा के योग के बराबर होता है। जैसे अपन कोई एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं छोटी सी, ठीक है, 4H प्लस O2, ये आपकी क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। इससे जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, जो उत्पाद बनने वाला है, वो कितना होगा, 2H2O, ठीक है। अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान की बात करें, जैसे आपका हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार 1 AMU होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अगर ये 4 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो 4 ग्राम और 32 ग्राम हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया, ठीक है। और इधर अगर बात करें अपन, तो इधर भी सेम है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 32, सॉरी 36, अरे 36 होगा ना, तो ये टोटल मिला के यहाँ भी 36 ही होगा, ठीक है। मतलब जितना द्रव्यमान इधर लिया था आपका अभिकारक का, उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देख लो। ये होगा स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात बोल सकते हो इसको, ठीक है, स्थिर या निश्चित भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट, निश्चित अनुपात का नियम। ये क्या बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट, कि कोई भी रासायनिक यौगिक होगा, ठीक है, तो वो उसके भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में होगा, वो चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, ठीक है, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा सड़ा सा एग्जांपल होता है आपका, हेलो सुनो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, पहले नियम की बात करते क्या है कि कोई भी रासायनिक यौगिक, यौगिक समझते ना, कल अपन ने बात करी थी तत्व और यौगिक, कंपाउंड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो क्या H2O यौगिक है? यस सर, है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी रासायनिक यौगिक उसके अवयवी तत्वों के भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में होता है, वो चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। मतलब क्या, सिंप्लीफाई करते हैं ना डेफिनेशन को। इनका जो एटॉमिक मास होगा, इसका हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और इसका 16 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है और एटॉमिक मास उसका 16 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और सिंपल अनुपात में अगर करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1:8, 1:8 इसका अनुपात होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये एक यौगिक है, H2O जल जिसकी बात कर रहे हैं। तो जब पानी, भाई तुम जल जो है, ये H2O जो है, तुम किसी भी विधि से प्राप्त करो, जैसे बरसात हो रही है, तुम बाल्टी लगा लो, तुम्हारे घर में पानी आ जाएगा, ठीक है। कुएं से तुम पानी निकाल के ले आओ, तालाब से पानी लेके आ जाओ, नदी से पानी लेके आ जाओ, कुएं से निकाल के ले आओ, नाले से निकाल के ले आओ, गटर का पानी ले आओ, अगर वो H2O है तो उसका जो अनुपात होगा वो फिक्स होगा। ये अवयवी, जो भी अवयवी तत्व है ना, मतलब अवयवी मतलब क्या होता है, जिससे वो बना हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। Yes, तो sir. किसी भी जगह से तुम समुद्र का पानी भले से ले आओ, ठीक है, किसी भी जगह से तुम पानी लाओगे, कोई सा भी पानी लाओगे, ठीक है, तो उसका जो अनुपात होगा अवयवी तत्वों का, वो 1:8 ही होगा। Yes, ऐसा नहीं होगा कि तुम समुद्र से लेके आए तो ऑक्सीजन 2 हो गए उसके पास, या हाइड्रोजन 4 हो गए, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो जल का फॉर्मूला होता है H2O है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होने वाला है, ठीक है। हो सकता है और भी अणु हो आपके पास, पर उनका जो अनुपात निकलेगा वो 1:8 ही निकलने वाला है, ठीक है। समझ में आया क्या? लिखेंगे क्या अपन? लिखते हैं, हेडिंग डालो। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, उसके अवयवी तत्व उसके अवयवी तत्व भार अनुसार, भार अनुसार सदैव एक निश्चित, सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। कोमा लगाना, चाहे वह यौगिक
किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। अंडरस्टैंड? समझे ना? Yes, sir. कोई रिपीट करेगा? कितना समझा? तो बताएगा क्या? तो बताएगा? मतलब ऐसा था, just बता। हाँ बता बता, आर्ज बता बताओ। A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight or a ratio or exactly the same ratio. एक्चुअल में अपन वहाँ पे वेट शब्द का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मास अलग होता है और वेट अलग होता है। इसकी क्लियरिटी तुमको फिजिक्स के क्लास में बहुत मिल जाएगी। अच्छा पर ऐसा होता है कि अगर कहीं पे जाते हैं अपन, ठीक है, जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं बताओ तुम्हारा वेट क्या है? 57 क्या बटा केजी, ठीक है भाई, यूनिट और वो सब कुछ पढ़ के आया है, फिर भी वो 57 ही बोल रहा है, सिर्फ मात्रात्मक मतलब वो बता ही नहीं, यूनिट बता ही नहीं रहा है वो। अरे उस एग्जाम्पल दिया था ना भाई, तू दूध लेने गया और दुकान वाले से बोल दिया 3 दूध दे दो, क्या देगा वो भाई? लीटर बोलना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है गधे। तो यूनिट लगाना है। और अब देखो गलती क्या करी उसने, पता है तुम्हें? पता है? चलो अगर तुम 57 बोल रहे हो, 57 केजी बोल रहे हो, फिर भी तुम गलत बोल रहे हो। कैसे? क्योंकि मैंने वेट पूछा इसका और ये बता रहा है मास। एक्चुअल में केजी किसकी यूनिट होती है? पढ़ के आए अपन, द्रव्यमान की, मतलब मास की यूनिट होती है। वेट एक अलग पिक्चर है भाई, ठीक है? मैं तो हाँ? बचपन से ही बता रहा है। वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, मतलब जो फोर्स की यूनिट होती है ना वही वेट की होती है। मतलब 50। अच्छा, वेट को और मास को अपन अगर डिफाइन करें ना, तो मास मतलब कितना अपन पदार्थ कैरी कर रहे हैं वो आपका मास हो जाएगा, और अर्थ आपको कितने फोर्स से खींच रही है वो आपका वेट हो जाएगा। एक्चुअल में अर्थ आपके मास को कितना फोर्स से खींच रही है, कितना फोर्स लगा रही है अर्थ आपके मास पर, वही आपका क्या वेट हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि जैसे इसने बोला 57, तो 57 ये अगर मास है आपका, ठीक है, तो आपका वेट कितना होगा? तो ये 57 केजी का है। सुनो, तो अर्थ यहाँ पे खींच रही होगी उसको, किसके कारण? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये 57 केजी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वही इसका वेट होगा। तो इसकी बात करते हैं अपन, ये फोर्स कितना हो जाएगा? एक्चुअली W हो जाएगा m, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना? वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो आपका हो जाएगा 57 केजी, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इससे आपका वेट निकल के आएगा, समझे? ये लिख लिया क्या आपने? ये एग्जांपल वगैरह भी लिख लिया क्या? ये एग्जांपल भी लिख लो। क्या हो गया? ओ बेटा डाल लिया हमने कुछ पहले ये किसने दिया था? सर जॉन डॉल्टन, ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां तो करता ही है, होगी गलतियां, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि अगर कोई दो तत्व आपस में सहयोग करके दो से अधिक, मतलब एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, तो उनमें एक तो जो सेम लोग है और एक एलिमेंट दूसरा रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आपने एक ले लिया H2O, ठीक है, ये यहाँ पे दो जो तत्व है आपस में सहयोग करके यौगिक बना रहे हैं। कौन कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एक से ज्यादा अगर यौगिक बनाते, एक और यौगिक होता है H2O2, सर CO2 भी होता है ना सर? हाँ, वो CO2 का भी एग्जांपल होता है। तो H2O2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो दोनों में फिक्स है ना, मतलब इसमें जितनी मात्रा यहाँ पे थी पहले वाले यौगिक में, दूसरे वाले यौगिक में भी उतनी ही मात्रा है, दूसरे वाले कंपाउंड में भी उतनी मात्रा है, ठीक है। तो एक जो जिसकी मात्रा फिक्स है ना, उसका अनुपात अच्छा, उसके अलावा दूसरा जो तत्व मिला हुआ है ना, उसका अनुपात जो होगा वो एक सरल अनुपात में होगा। सरल अनुपात बताता हूँ मैं भी। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना होगा? इसका अनुपात 2 अनुपात
16, ठीक है, और यहाँ पे 2 अनुपात 32, ठीक है। तो ये तो आपका समान तत्व है, पर एक जो है वो असमान तत्व है। तो असमान तत्व का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा। कैसे कि यहाँ पे 16 और 32 का जब मैं अनुपात करता हूँ तो ये होता है 1:2। तो 1/2 एक सरल अनुपात होता है। तो हमेशा ऐसे ही होने वाला है कि जब कोई दो तत्व मिला के एक यौगिक बनाते हैं या यही दो तत्व एक से ज़्यादा यौगिक बनाएंगे, तो एक जो तत्व है जो समान है उसको हटा के एक जो विभिन्न है, मतलब एक में मात्रा ज़्यादा है एक में कम है, तो उसका जब भी अनुपात निकालोगे तो एक सरल अनुपात होगा। ठीक है, थोड़ा पेचीदा है ना। डेफिनेशन भी कुछ उसी तरीके से, अगर मैं पहले डेफिनेशन बताता तो तुमको इसमें कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, पहले अपन ने एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल में क्या देखा कि यहाँ पे दो तत्व लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए हुए हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे दो यौगिक बनाए हुए हैं, एक तो H2O और एक H2O2। ठीक है, एक तो समान है तत्व, मतलब उसकी मात्रा समान है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, पर ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग है, यहाँ पे 16 यहाँ पे 32। तो जो अलग है उसका जो अनुपात है वो समान, एक तरह सरल अनुपात रहेगा। ठीक है, जो अलग है उसका अनुपात क्या रहेगा, सरल अनुपात रहेगा। इसको लिखने की कोशिश करो, लिखा रहा हूँ मैं, नहीं कोशिश कर पाऊँ।